नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो डीएनए की स्ट्रक्चर पे है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, साथ में इसकी लोकेशन, एंटी पैरेलल डायरेक्शनल स्ट्रक्चर और वाटसन और क्रिक के मॉडल के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहली बात कि जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं प्रॉपर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करता हूं। जो डीएनए है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है या एड्स वायरस है, एड्स वायरस एचआईवी जिसको हम बोलते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कहने का अर्थ यह है कि ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। जबकि टोबैको मोज़ेक वायरस और एड्स वायरस मींस एचआईवी वायरस, इनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर हिस्ट्री से। सबसे पहली बात न्यूक्लिक एसिड की बात बताता हूं। एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था 1868 के अंदर एक साइंटिस्ट द्वारा, जिस साइंटिस्ट का नाम था, ये एक फिजिशियन था, नाम था फ्राइड्रिक मिशर। इसने पस सेल्स में से सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लियाइन। इसने इसको न्यूक्लियाइन कहा था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हार्टवीज। जो ऑस्कर हार्टवीज था, ये वो पर्सन था जिसने ये बताया था कि दिस न्यूक्लियाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसके बाद इस न्यूक्लियाइन को 1889 के अंदर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर एल्टमैन ने इसको नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। दोबारा से फिर बता रहा हूं, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को फ्राइड्रिक मिशर ने 1868 में पस सेल्स में से आइसोलेट किया था, जिसको नाम दिया था न्यूक्लियाइन। उसके बाद ऑस्कर हार्टवीज ने इस न्यूक्लियाइन के बारे में बोला था कि दिस वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। उसके बाद इसको जो नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड, दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर एल्टमैन। एक और बात, इवन जो डिस्कवरी थी न्यूक्लिक एसिड की, वो इस बेस पे बताया गया कि इसीलिए कि ये दो प्रकार का है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। किसकी लोकेशन? डीएनए की लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं, या न्यूक्लिक एसिड कह दो। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब दीज आर दो सेल्स व्हिच डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस इन देम। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप का साइटोप्लाज्म के अंदर ही नेकेडली प्रेजेंट होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर शेप में होता है और इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस इन देम, इसलिए इसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड। और याद रखना कि इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, उन सेल्स को बोलते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इवन न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो लोकेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए सर्कुलर शेप का होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, पहली बात तो याद रखना है कि ये लीनियर होता है और दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। दूसरी बात, इसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोल देते हैं। इसके अलावा दो सेल ऑर्गेनेलिज भी ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है इनमें अपना खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट जो डीएनए है उसको हम ऑर्गेनिलर डीएनए बोल देते हैं। और यही एक कारण है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनेलीज को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। तो लोकेशन की बात आती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर नेकेडली एज सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और लीनियर फॉर्म में होता है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आर द टू ऑर्गेनेलीज इन विच डीएनए इज प्रेजेंट बट दिस वन इज इन सर्कुलर शेप। उसके बाद ये तो हो गया लोकेशन। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसकी क्वांटिटी कितनी होती है। क्वांटिटी, ये भी एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि डीएनए की जो क्वांटिटी होती है दैट इज फेयरली कांस्टेंट इन ऑल दी सेल्स बट सेल टू सेल वेरी करता है। मतलब दिस वन इज फेयरली कांस्टेंट इन ऑल दी सेल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज। मतलब हर स्पीसीज की सेल के अंदर इसकी मात्रा बिल्कुल इक्वल होती है। और याद रखना कि जस्ट बिफोर सेल डिवीजन जो डीएनए अमाउंट होती है वो डबल्ड होती है। जैसे ही गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो जो गैमीट्स होते हैं दे हैव हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकॉज दे कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दैट। बिकॉज गैमीट्स के अंदर हाफ सेट यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इस बेस पे आप बता सकते हैं। उसके बाद बात आती है केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए की हम बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहली बात, जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है इसको एक्सप्लेन किया था पीए लेविनी ने। जो पीए लेविनी था उसने ये बताया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है दैट इज फेयरली अ लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। लार्जेस्ट इन द सेंस क्या कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। और दूसरी बात कि जो डीएनए होता है दैट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। मतलब यू कैन से कि डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े होते हैं जिससे एक डीएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमने बात करनी है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है उसके रॉ मटेरियल्स के रूप में मेन 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक तो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब डीएनए में प्रेजेंट जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं पहले इनको 2 प्रकार में बांटता हूं। एक तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन्स, और एक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिरिमिडिन्स। अब जो प्यूरिन्स होते हैं ये एक्चुअल में 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 9 मेंबर्ड रिंग, जबकि जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। डीएनए में प्रेजेंट जो प्यूरिन्स हैं वो 2 होते हैं, एक एडेनिन
और एक गुआनिन, दोनों 9 मेंबर रिंग है। जबकि जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो भी दो होते हैं, एक थाइमिन और एक साइटोसिन। यानी जो थाइमिन साइटोसिन्स हैं दे आर पिरिमिडीन्स विच आर इन हेक्सागोनल पैटर्न और 6 मेंबर्ड रिंग, जबकि जो प्यूरिन्स होते हैं दे आर 9 मेंबर्ड रिंग यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए में नाइट्रोजनस बेस हैं जो कंपोजिशन के कंपोनेंट्स हैं। दूसरा, डीएनए में प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर। डीएनए में प्रेजेंट जो पेंटोज शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर मतलब राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर दो यानी दैट विल बिकम C5H10O4। राइबोज शुगर होता है C5H10O5, तो इसमें एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक शुगर। और ये एग्जिस्ट करता है फ्यूरानोस फॉर्म में, मतलब पेंटागोनल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर की। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। अब इस पे H OH H H OH H H CH2OH, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर की, जो डीएनए की कंपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है। वैसे फॉस्फेट ग्रुप को हम सिंपली PO4 बोल देते हैं, लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है जो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। मैंने बोला कि जो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जोड़ता है ये वो फॉस्फेट ग्रुप है जो यूजुअली H3PO4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है और 3 OH होते हैं। एक्चुअली ये कंपोजिशन की बात आती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। ये मेन कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा पूरी की पूरी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होती है दैट इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जिनको हम कह देते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन की कोट्स होती हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में ये मेन 3 कंपोनेंट आ गए, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिएगा, एक टर्म हम यूज करते हैं न्यूक्लियोसाइड, एक टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक है न्यूक्लियोसाइड, एक है न्यूक्लियोटाइड। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में जो न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर को बोलते हैं। अब मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख दिया, NB मींस नाइट्रोजनस बेसिस, PS मींस पेंटोज शुगर। ये तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। और जो हमने बात की कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब डीएनए के अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड। अब एक्चुअल में एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का मोनोमर है। मोनोमर का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट। जब काफी सारे कोई सिमिलर यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीमर बोल देते हैं। तो उस बेस पे मैं बता रहा हूं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है दैट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बट देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल चेन, रादर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की 2 चेन्स होती हैं, और वो जो 2 चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं बट एंटी डायरेक्शनल होती हैं। उसकी भी मैं बात करूंगा 5 और 3 डायरेक्शन की, पोलैरिटी की बात करेंगे हम। तो वो 5 और 3 कार्बन के बेस पे मैं चेन की बात बताऊंगा। मतलब क्या कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है इसकी जो पोलैरिटी होती है, अभी मैंने बोला कि ये डबल स्ट्रैंडेड चेन के रूप में है, डबल स्ट्रैंडेड चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली ही लिख देता हूं मैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स की डबल स्ट्रैंडेड चेन्स हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। अब
बात आती है पोलैरिटी की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है ये पोलैरिटी शो करती है। पोलैरिटी का मतलब होता है कि वन एंड ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड फिफ्थ एंड, और जो लास्ट कार्बन फिफ्थ पोजीशन पे होगा वो फिफ्थ एंड कहलाएगा, जिसका लास्ट कार्बन चेन में थर्ड पोजीशन पे होएगा वो थर्ड कहलाएगा। इस बेस पे हम बोल देते हैं कि जो डीएनए है वो पोलैरिटी शो करता है 5:3 डायरेक्शन। मैं आपको एक सिंपल से मैनर में बताता हूं कि कैसे न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स आपस में जुड़ करके एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहले मैं सिंपल फॉर्म में बताता हूं। मैं एब्रीवेटेड फॉर्म्स यूज करूंगा। एब्रीवेटेड फॉर्म में ए फॉर एडेनिन होगा, टी फॉर थाइमिन होगा, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन। ये चारों नाइट्रोजनस बेस हैं। मैं पेंटोज शुगर के लिए एस वर्ड यूज करूंगा, डीऑक्सीराइबो शुगर के लिए, और फॉस्फेट ग्रुप के लिए पी वर्ड यूज करूंगा, फॉस्फेट के लिए। ठीक है, तो इसमें सुनिएगा, साथ में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से बॉन्ड क्या होते हैं। पहले मैं सिंपल फॉर्म में बताता हूं आपको। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ऐसे जितनी मर्जी चेन्स, इनके साथ जुड़ा हुआ है शुगर, और दो शुगर के साथ एक फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी ये जो बॉन्ड्स हैं इनको हम नाम देंगे कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। अब एक तो ये यहां पर डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन है, बीच में ये चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी होती है, और यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है अकॉर्डिंग टू चार्जर्स रूल। ठीक है, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं। अगर मैं इसी को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाता हूं आपको, देखिएगा, पहले ये नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसी चेन को एक स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दूं, कैसे? मान लो ये एक पेंटोज शुगर है। अब मैं ये चेन ले रहा हूं, A = T, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा G जुड़ा होता है, ऐसे। शुगर 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 शुगर, फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, ऐसे इसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ये पेंटोज शुगर मैंने ले लिया, ये वाला, ये एक शुगर है। मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में शो कर रहा हूं। ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन है। मैंने अभी H और OH स्ट्रक्चर बनाकर बताया था आपको। तो ये इसका थर्ड एंड है, थर्ड कार्बन है। अब इस शुगर के साथ यहां पर फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, मैंने पी के रूप में दिखा दिया, और इसी फॉस्फेट के साथ फिर नेक्स्ट शुगर जुड़ा हुआ है। ये इस फॉस्फेट के साथ मैंने थर्ड एंड से नेक्स्ट शुगर को जोड़ दिया। उसके बाद ये इसका फोर्थ कार्बन हो गया, ये फिफ्थ कार्बन है। अब ये एक शुगर हो गया, दो शुगर हो गए, तीसरा शुगर ये है। इसके साथ मैंने फिर एक और शुगर जोड़ दिया। ये इसका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ कार्बन हो गया। चलो मैं यहां तक इसको शो करता हूं। अब इस शुगर के साथ इधर जुड़ा हुआ है साइटोसिन। साइटोसिन एक पिरिमिडिन है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में है। इधर इस शुगर के साथ जुड़ा हुआ है एडेनिन, फर्स्ट कार्बन पे। एडेनिन एक प्यूरिन है, याद रखने के लिए ऐसे लिख लो, तो ये 9 मेंबर्ड रिंग हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट शुगर के साथ जुड़ा हुआ है साइटोसिन, जो एक प्यूरिन है, जो सिंगल। अब ये इस कार्बन का थर्ड एंड है, ये इस कार्बन का फिफ्थ एंड है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट की, एक न्यूक्लियोटाइड के जो लॉन्ग चेन के न्यूक्लियोटाइड की यूनिट है, इसकी ये कार्बन का थर्ड एंड हो गया, ये फिफ्थ एंड हो गया। ये पोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इधर भी इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सेम, ये शुगर है, मैंने यहां पर ये शुगर शो कर दिया ऐसे। अब ये इसका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन हो गया, और इधर फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ हो गया। अब इस शुगर के साथ यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ग्वानिन, फर्स्ट कार्बन पे ग्वानिन एक 9 मेंबर्ड रिंग है ऐसे। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये इसके साथ फिर एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ गया, ये वाला। अब इस फॉस्फेट के साथ अगेन थर्ड एंड पे ये कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज सबयूनिट जुड़ गया। अब ये इसका पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन हो गया। अब इस शुगर के साथ इधर थाइमिन जुड़ा हुआ है। थाइमिन एक पिरिमिडिन है जो सिंपल सिंगल रिंग के रूप में प्रेजेंट होगा। अब ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट के साथ फिर शुगर जुड़ गया, ये इसका फिफ्थ एंड हो गया शुगर का। इसके साथ ग्वानिन जुड़ा हुआ है और ग्वानिन एक प्यूरिन है जो डबल मेंबर यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए की, इसमें फिफ्थ एंड का कॉम्प्लीमेंट्री थर्ड है, थर्ड एंड का कॉम्प्लीमेंट्री फिफ्थ है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये डीएनए की एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाएगी कि किस तरीके से डीएनए एंटी पैरेलली प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो स्पेशल अरेंजमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की हम बात करते हैं, वो चीज नोट करने की है। अब देखिएगा, हर एक कंपोनेंट में एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन जुड़ता है। ये एर्विन चार्जफ के रूल के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं या वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, वाटसन क्रिक मॉडल में आपको उसकी डिटेल बताऊंगा अभी। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअल में उसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं। तो वो जो 20 एंगस्ट्रॉम का सब यूनिट्स होता है, उस 20 एंगस्ट्रॉम के स्पेस के अंदर जो अवेलेबल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, दो प्यूरिन्स एकोमोडेट नहीं कर सकते। कारण ये होता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस रिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, स्पेस कम पड़ जाएगा। इसी प्रकार जो दो पिरिमिडिन्स हैं, वो अगर इसमें आप अकोमोडेट करो तो इनके बीच में गैप इतना रह जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसीलिए एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन जुड़ा होता है। यानी यू कैन से कि द स्पेस अवेलेबल बिटवीन द टू शुगर फॉस्फेट चेन्स ऑफ डीएनए दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम ओनली। तो यहां पर सिर्फ एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ करके ही स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, बिकॉज दो प्यूरिन्स अगर बीच में आए तो उनके बीच में जो अवेलेबल स्पेस है वो कम पड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर दो पिरिमिडिन्स आएंगे तो उनके बीच में इतना ज्यादा गैप रह जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि एक एडेनिन के साथ एक थाइमिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन यानी प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। और जो चार्जफ रूल की मैं बात करूं, एक्चुअल में साइंटिस्ट था जिसका नाम था एर्विन चार्जफ। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता हूं आपको, तो बेस पेयरिंग रूल का आपको पता चल गया होगा आई थिंक। और जो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मैं एर्विन चार्जफ के व्यूज भी बताता हूं आपको। जो एर्विन चार्जफ था उसने एक रूल दिया था जिसको नाम रख दिया था हमने चार्जफ रूल, चार्जफ भी बोलते हैं इसको। 1950s के अंदर जो एर्विन चार्जफ था उसने कुछ डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था
और क्या बताया था इसे इवन उसने पॉइंट्स के रूप में मैं बताता हूं। उसने सबसे पहले तो ये बताया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके सोर्स को छोड़ो, उसके अलावा जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें हमेशा ही एडेनिन के साथ थाइमिन की बेस पेयरिंग होती है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन की बेस पेयरिंग होती है। यह भी बताया था कि एडेनिन के साथ थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। दूसरी बात, एडेनिन और थाइमिन बेस पेयर जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर विद साइटोसिन एंड ग्वानिन, यानी एडेनिन और थाइमिन इक्वल नंबर में होते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के। या यू कैन से कि जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं दे आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट। ये भी आपने एक वर्ड यूज करना है, प्यूरिन्स यानी A+G दे आर इक्वल इन अमाउंट विद C+T। साइटोसिन और थाइमिन दोनों पिरिमिडिन्स हैं, इनकी संख्या इनके हमेशा ही बराबर होती है। और अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमिन, क्योंकि पेयरिंग इसके साथ करनी है। एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। ये भी बात आपने बतानी है। जो बेस रेशियो A+T, बेस रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, A+T एंड C+G, A+T और C+G ये वेरी कर सकती हैं, ये एक दूसरे से वेरी कर सकती हैं। एक ये भी बात बताई थी इसने, ठीक है। और जो डीऑक्सीराइबो शुगर और फास्फेट कंपोनेंट्स होते हैं ये हमेशा ही इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। एक ये भी बात बताई थी। एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं साथ में जोड़ के बता रहा हूं आपको, दैट इज डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। एक्चुअली में डीनेचुरेशन का मतलब होता है नेचर का चेंज हो जाना। अगर आप कभी भी डीएनए के मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करोगे या किसी एसिड या किसी एल्कली के संपर्क में रखोगे तो हाई टेम्परेचर एक्सपोजर या एसिड एल्कली के एक्सपोजर में रखने पर इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं और जो डीएनए है उसकी अनकॉइलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। सीधी सी बात, unwinding of DNA molecule whenever it is exposed to high temperature and exposed to acid or alkali, then it is hydrogen bonds between the consecutive nucleotide subunits of two strands will disrupt or it will reopen. This breakage of hydrogen bond to uncoil the DNA molecule is called denaturation, और इसको melting भी बोल देते हैं कई बार। अगर आप डीएनए डीनेचर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल को लो टेम्परेचर पे फिर फर्दर एक्सपोज कर देते हैं या इंक्यूबेट कर देते हैं, दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर आप डीनेचर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल को लो टेम्परेचर के ऊपर इंक्यूबेट कर देते हैं तो वो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स होंगे दे विल रीएसोसिएट टू फॉर्म अगेन अ डीएनए डुप्लेक्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। क्लियर? उसके बाद एक बात और कि जो डीनेचर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसकी लाइट एब्जॉर्बेंस ज्यादा होती है। ये भी बात याद रखना, डीएनए जो डीनेचर्ड डीएनए है, डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब मोर लाइट, ये ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट कहलाता है, यानी राइज इन लाइट एब्जॉर्बेंस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट। और याद रखना कि डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विल शो हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट मींस विल एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ लाइट बिकॉज इट्स मैक्सिमम नाइट्रोजनस बेसिस आर अनवाइंडेड और एक्सपोज्ड, जबकि ड्यूप्लेक्स फॉर्म के अंदर इसके नाइट्रोजनस बेसिस एक्सपोज्ड नहीं हो पाते जिसकी वजह से लाइट अब्जॉर्बेंस कम होती है। एक ये चीज। अब एक और भी बात, अगर हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें, ऑप्टिकल रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्टिकल रोटेशन कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट साइड डिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी
डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट साइड डिफ्लेक्ट करता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन और ऑप्टिकल रोटेशन की भी बात होगी, हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट मतलब लाइट अब्जॉर्बेंस की भी बात होगी। अब हम बात करेंगे पूरी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। देखिएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो एस्टबरी एक साइंटिस्ट था, नाम नोट करना, एस्टबरी ने अपने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के बेस पे डीएनए की जो 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हाई डेंसिटी पे एक्सपोज किया था। इसने पूरा प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते थे उनके फ्लैट लिंक्स की अरेंजमेंट के बारे में डिटेल में बताया था। इसने शुगर फॉस्फेट बैकबोन की डिटेल भी बताई थी। लेकिन 2 साइंटिस्ट के नाम और बता रहा हूं आपको, एक है म्यूराइस, नाम नोट करना, म्यूराइस HF विल्किंस, म्यूराइस HF विल्किंस, और एक थी रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये लेडी थी, बल्कि कम एज में इसकी डेथ हो गई थी, लगभग 30 की एज में थी शायद ये, उस दौरान जब इसकी डेथ हो गई थी। जो म्यूराइस HF विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन थे, उन्होंने एस्टबरी के एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के इन्फ्रेंसेस को लेकर के डीएनए की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करके, एक्सरेज पास करके उसमें से उसकी कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर डिटेल दी थी। और उन इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प से ही, यानी म्यूराइस HF विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन की जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, इन्वेस्टिगेशंस थी, उन्हीं की हेल्प से ही जेडी वाटसन और FHC क्रिक ने डीएनए का मॉडल बनाया था। मैं उस मॉडल की बात बता रहा हूं, जेडी वाटसन और FHC क्रिक, जेडी वाटसन एंड HFC क्रिक, इनको इन्होंने 1953 की बात है ये, 1953 के अंदर डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडीज के बेस पे ये पूरी डिटेल दे दी थी। और जेडी वाटसन और FHC क्रिक ने, FHC क्रिक ने डीएनए का मॉडल दे दिया था, और उस मॉडल के बेस पे इनको 1962 के अंदर इवन नोबेल प्राइज भी मिला था, जेडी वाटसन और FHC क्रिक को। अब इन्होंने जो डीएनए का मॉडल दिया, मैं उसी मॉडल की आपको डिटेल बता रहा हूं कि क्या मॉडल दिया था इन्होंने। एक्चुअल में वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार इन्होंने ये कहा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, दैट हैज 2 लॉन्ग पैरेलल चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बता रहा हूं। मान लो ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस के इस ध्यान में रखते हुए डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं वो ऐसे इसके अलोंग यूं रन करती हैं, कॉइल करती हुई, ऐसे ही इधर से यूं कॉइल करती हुई रन करती है। मान लो ये एक सेंट्रल एक्सिस मैंने मान ली, इस सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये उसकी स्ट्रक्चर है। ये एक स्ट्रैंड बन गया ऐसे, और ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया ऐसे ऐसे। इन्होंने क्या कहा कि एक कॉइल की यहां से लेकर के यहां तक ये एक टर्न बनती है, टर्न। मान लो ये एक्सिस यहां से स्टार्ट हुई, रोटेट होकर के यहीं पे पहुंच गई, ऐसे ही दूसरे वाली यहीं पे पहुंच गई, तो एक एक्सिस बन गई। इस एक टर्न की जो टोटल लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। ये बताया वाटसन और क्रिक ने कि ये 34 एंगस्ट्रॉम की एक लेंथ है।
इसके अलावा इसका ये जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर बन गया, या इधर से आप ऐसे शो कर लो, ये 20 एंगस्ट्रॉम है। 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर बन जाएगा, ऐसे ही ये 2 नैनोमीटर बन जाएगा। अगर नैनोमीटर में शो करना है, एंगस्ट्रॉम में है तो 34 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल में जेडी वाटसन और एफएससी क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया है, इन्होंने बी डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि यूजुअली मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर बी डीएनए प्रेजेंट होता है। इस 34 एंगस्ट्रॉम में जो नाइट्रोजनस बेसिस कॉम्प्लीमेंटरी आपस में जुड़े हुए हैं, उनके टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं। यानी एक कॉइल कह दो आप, एक कॉइल में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल द 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आर इक्वली स्पेस्ड। ऑब्वियसली कि 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ में अगर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट हैं, तो इट मींस दे आर 3.4 एंगस्ट्रॉम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। तो ये मेन पोटेंशियल वाटसन और क्रिक का मॉडल था। यानी वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया, वो सिर्फ डीएनए की स्ट्रक्चर को ही डिपिक्ट नहीं करता, बल्कि वो ये भी शो करता है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। ये भी बताया है डीएनए हैज अ सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस इट्स कार्बन कॉपीज। इसमें जब रेप्लिकेशन की हम बात करते हैं और नए डीएनए की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो एक सेंस स्ट्रैंड होता है, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है, और जो सेंस स्ट्रैंड होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसी के बेस सीक्वेंसेस पे प्रेजेंट होती हैं, जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे पेयर्स आकर के जुड़ते हैं। एक हम टर्म भी यूज करते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है सेंस स्ट्रैंड का वो पार्ट जो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, उसको नाम दे देते हैं सिस्ट्रॉन। तो एक्चुअल में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल दिया, वो ये मेन बात बताई थी कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के रूप में है। 2 पैरेलल चेन्स कॉइलिंग फॉर्म के अंदर इसमें एग्जिस्ट करती हैं, और इनमें जो एक टर्न होती है, एक टर्न की जो स्पेसिफिक लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इस एक लेंथ के अंदर टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर 3.4 एंगस्ट्रॉम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो मैं अभी बात बता रहा था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इस 20 एंगस्ट्रॉम के स्पेस के अंदर एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन जुड़ा होता है। तो ये डीएनए की मेन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो डीएनए के मॉलिक्यूल की पैकेजिंग होती है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो इसको कभी भी रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है, ताकि एंजाइम्स इसको ब्रेकडाउन ना कर सके। तो हिस्टोन प्रोटीन्स लो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिक नेचर के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। H1 होता है, H2A होता है, H3 होता है, H4 होता है। तो वो डिफरेंट प्रोटीन्स इसको कवर करके रखते हैं।